नमस्कार। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बहस होगी प्रियंका गांधी के मोदी सरकार पर नए हमले की और साथ ही ऑक्सीजन को लेकर जो हर तरफ खींचतान चल रही है उसकी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर और उसका अपडेट आपको दे देते हैं। बड़ी खबर थोड़ी देर पहले न्यूज 24 आपको पहले ही दे चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 मरीजों की वेंटिलेटर पर मौत हो गई है। नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी पड़ी क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने लगा था। इसीलिए उस लीकेज को बंद करने के लिए मरम्मत का काम करना पड़ा। आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन रोकनी पड़ी और इतनी ही देर में जो वेंटिलेटर पर मरीज इलाज करवा रहे थे उनमें से 22 की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा है ये जो महाराष्ट्र के नासिक से सामने आ रहा है। तस्वीरें देखिए, जब इस टैंकर में लीकेज हुआ तो कैसे वहां पर धुआं ही धुआं हो गया। अब इसी टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई वेंटिलेटर्स को जा रही थी अस्पताल के अंदर। जब तक इस लीकेज को रोका जाता, इसकी मरम्मत की जाती, तब तक 22 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इधर देश में कोरोना से मचे हाहाकार और अस्पतालों के बदहाल हाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला किया है। प्रियंका ने कहा है देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की भारी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए रो रहे हैं। परिवार वाले हर तरफ संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। बड़ी बड़ी रैलियों में मंच पर हंस रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने मोदी से यह भी पूछा कि वो मनमोहन सिंह के सुझाव क्यों नहीं मानते। जरा सुनिए क्या बोली आज प्रियंका गांधी। चुनाव प्रचार में व्यस्त है, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान है। अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी ने साफ साफ पूछ लिया कि मनमोहन सिंह का सुझाव प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मान रहे। इधर राहुल गांधी ने भी सरकार पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी हालांकि खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने लिखा है केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। यानी ये जो वैक्सीन अब खुले मार्केट में मिलेगी उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं लोगों को महंगी वैक्सीन मिलेगी, लाइनों में लगेंगे और फायदा होगा उद्योगपतियों का। इधर मोदी सरकार पर जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हमला किया तो बीजेपी की तरफ से जवाब देने सामने आए संबित पात्रा। क्या बोले संबित पात्रा, सुनिए। कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। आज प्रियंका गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं जो कि वो हर दिन करते हैं, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। जल्दी से अब आपको बता देते हैं, जैसा हम रोज आपको जानकारी देते हैं राष्ट्र की बात में, कि पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में अब नए मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच रही है। जी हां, 2,95,041 कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 2023 लोगों की मौत हुई है। यह भी एक नया आंकड़ा है, नया रिकॉर्ड। हालांकि जो मरीज ठीक हुए हैं वो भी 1,67,457 के करीब है, लेकिन नए मरीजों में भी रिकॉर्ड है और मौत का आंकड़ा भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अब आपको इस कोरोना काल की आज की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।
जिन्हें देखकर दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। और कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो अच्छी हैं, वो भी दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के दमोह की एक तस्वीर दिखाता हूं। कल देर शाम यहां जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। अब ऑक्सीजन की किल्लत होने पर क्या हुआ, मरीज के परिजनों ने स्टोर रूम में घुसकर सिलेंडर लूट लिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को जैसे ही पता लगा ऑक्सीजन की कमी है, स्टोर रूम पहुंच गए और स्टोर रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर एक एक करके, ये देखिए, ऐसे उठाकर ले जाने लगे। लूट मच गई ऑक्सीजन सिलेंडर की। ये दमोह की तस्वीरें हैं जिला अस्पताल। यानी ऑक्सीजन की देख लीजिए किस तरह किल्लत भी हो रही है और खींचतान भी हो रही है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक तस्वीर। यहां शव ले जाने के लिए जब कोई साधन नहीं मिला, तो ये देखिए कैसे स्ट्रेचर पर ही एक शव को ले जाना पड़ा एक परिवार। ये रायपुर की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की। यानी कि बचा नहीं पाए अपने परिजन को कोविड से, तो बताइए शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है, कोई वाहन नहीं है, तो स्ट्रेचर पर ही देखिए सड़क पर परिजनों को इस तरह अपने परिजनों के शवों को ले जाना पड़ रहा है। एक और तस्वीर मुंबई से अब दिखाता हूं आप। यहां मुंबई में एक डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये है वो डॉक्टर साहिबा तृप्ति गिलाडा। इनका ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ है क्योंकि ये कैमरे पर रो पड़ी। कहती हैं कि हमसे अब संभल नहीं रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, हालात ऐसे हो गए। जरा थोड़ा सुनिए क्या कह रही है ये डॉक्टर। एंड दिस इज नॉट, मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। तो ये डॉक्टर तृप्ति हैं जो कह रही हैं, इनकी बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि ये रोज कई मरीजों का इलाज कर रही हैं और कह रही हैं अपने आप को सुपर हीरो मत समझिए, एक बार हो गया दोबारा भी हो सकता है। और हम देखिए डॉक्टरों की हालत ऐसी है कि हमसे अब देखा नहीं जा रहा है, जबकि डॉक्टर कितने मजबूत हो जाते हैं आप भी जानते हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं छत्तीसगढ़ की। यहां नहीं, उससे पहले एक बीएसएफ जवान का वीडियो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये बीएसएफ जवान है, ये अपनी पत्नी को जो कि कोरोना संक्रमित है इलाज के लिए 8 घंटे भटकते रहे। बीएसएफ के जवान है, क्या कह रहे हैं ये जरा ये भी सुनिए इस वायरल वीडियो में। महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। डीएसपी शिल्पा साहू चिलचिलाती धूप में देखिए निकल पड़ी है सड़कों पर और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है। एक ये भी तस्वीर है। अब ये देखिए, ये बीएसएफ के जवान हैं जो अपनी पत्नी को लेकर भटकते रहे इलाज के लिए। जरा इनकी भी सुनिए। मेरे को वैक्सीन सब लगा, मेरी रिपोर्ट ठीक है सर, मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप? जी कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा 3 बटालियन बीएसएफ अपने हूँ। कहाँ आप ले गए थे अभी? हॉस्पिटल में आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था तो भिंडिया हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर, यहाँ आपने बात की, डॉक्टर से बात की आपने? यहाँ पे अभी लेके आया, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आया सर, अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। मैं सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड में कौन है कोरोना पेशेंट आपके पास? मेरी भाई है सर। तो ये बीएसएफ जवान है, ये बीएसएफ जवान है और देखिए मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं हम देश की रक्षा करते हैं और देखिए जब मेरी पत्नी कोरोना से संक्रमित है, मेरी पत्नी को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। एक और तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं, राजस्थान के सुमेरपुर से बीजेपी विधायक जोराराम कुमावत की दादागिरी की तस्वीरें हैं। दरअसल पुलिस दुकानें बंद करवा रही थी, आप जानते ही हैं राजस्थान में लॉकडाउन है, लेकिन विधायक साहब पहुंच गए और पुलिस वालों को कह रहे हैं औकात में रहिए। जरा सुनिए।
सुमेरपुर है, मालूम पड़ा? इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भाई सर, व्यक्तिगत दुश्मनी होगा इनसे कोई हमारे यहाँ तो परेशान करके ये पे चलेगा हुआ है। नहीं, हमने कोई परेशान नहीं किया इनको। देखो बंद करेंगे 3 आदमी अंदर। अरे आपने खोली है, क्यों झूठ बोला यार? आप कैमरे देख लो, आप सहयोग कर रहे हैं, दुकान बंद करने के बाद काहे तो लगेगा क्या? मना नहीं किया, आपको ये कहा बंद मत करो, आपको निकल जाओ। हमको परेशान करेंगे, हमारे क्या मतलब है? ये सामने खोला, इन्होंने कहा सामने खुली है, सहयोग कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? सर हम बंद नहीं करा रहे, हम भी आपको सहयोग करें, हमको कोई तस्वीर है। खैर चलिए हमारे क्या मतलब है? आगे बढ़ते हैं और अब जल्दी से आपको हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान सुनवाता हूं, जिसमें अनिल विज साहब आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा का ऑक्सीजन टैंकर लूट लिया। ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी, जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं अनिल विज। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा। तो इसीलिए आज राष्ट्र की बात में जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उस पर आ रहा हूं। बहस का आज का मुद्दा यह है, प्रियंका गांधी क्यों पूछ रही हैं कि मनमोहन सिंह की भी क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री मोदी। प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन पर बहस करेंगे आज राष्ट्र की बात में। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है आज के बहस का राष्ट्र की बात का पहला सवाल। प्रियंका ने क्यों पूछा मनमोहन की क्यों नहीं सुनते मोदी, और दूसरा सवाल देश में ऑक्सीजन को लेकर ये खींचतान, ये मारामारी और ये सियासत क्यों हो रही है, ये भी है आज का एक सवाल। इसी पर बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ आज राष्ट्र की बात में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक दत्त आ गए हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी से हैं, AK वाजपेयी एलजेपी से, और डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले राहुल भार्गव आपसे शुरू करूंगा आज। लाइए सबको स्क्रीन पर। राहुल भार्गव हैं क्या? राहुल भार्गव अभी नहीं आए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल पहले आप जवाब दीजिए फिर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रियंका गांधी कह रही हैं, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि जरूरी आज ऑक्सीजन को लेकर जो खींचतान चल रही है वो है। राहुल भार्गव आ गए। डॉक्टर भार्गव, मैं आपसे सबसे पहले यह समझना चाह रहा हूं, ये ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत अचानक क्यों हो गई है? मैं बहस में बाद में जाऊंगा। जरा डॉक्टर भार्गव पहले मुझे यह समझाइए, कोरोना की इस दूसरी वेव में मरीजों के लिए ये ऑक्सीजन लाइफलाइन क्यों बन गई है? इसका कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे ये जान बचाती है, और इतनी किल्लत कैसे हो गई? डॉक्टर भार्गव। मानक जी, पहली बात तो ये समझिए कि ये वेव पहली वेव के 10 गुना बराबर या उससे बड़ी वेव है। जो नंबर्स आते थे वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहली वेव में हम 90,000 से कभी ऊपर नहीं गए, 97,000 से, यहाँ पे 3 लाख के करीब हम टच कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगा दी, 45 साल का वैक्सीनेशन चल रहा था, और स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन हो चुका है 37-40% जितना भी था। इस बार अगर हम सर्च देखें, पता नहीं सरकार कहां से आंकड़े लाती है, इस बार 50% लोग 35 साल तक 45 साल तक हैं, मतलब 20 साल से लेके 45 साल तक हैं। कल आप देखिए 20 साल का बच्चा 60% ऑक्सीजन, 70% ऑक्सीजन पे रात में इमरजेंसी में आया। तो जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा क्यों बढ़ गई, तो नंबर ऑफ पीपल, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर लेते हैं तो परसेंटेज आज की तारीख में 50 से 60% लोगों को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ रही है, और वो एक दिन नहीं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे माना जी 5 दिन है। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह 5 दिन जोड़ते रहिए, रोज के 2000 केस, तो 10,000 केस, बेड इतने है ही नहीं मानक जी, और ऑक्सीजन की जरूरत है। वेंटिलेटर की शायद कम, इस समय समस्या थोड़ी कम है क्योंकि एल्डरलीज को वैक्सीनेशन लगी हुई है। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमने कभी इस चुनौती को सोचा ही नहीं था। हमने फरवरी में ही घोषित कर दिया था कि हमने जीत लिया है। हम आज इटली वाली कंडीशन में है मानक जी, जहां पे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वेंटिलेटर 30 साल वाले को आदमी को लगाएं या 70 साल वाले आदमी को लगाएं, और आपके अस्पताल सारे भर गए हैं, तो आपके बेड की कमी है, आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की आप हालत देख चुके हैं। सिर्फ नंबर्स, क्योंकि हम 1% भी मान ठीक है। ओके डॉक्टर भार्गव, ये तो एक सवाल का जवाब हुआ। मेरा दूसरा सवाल ये था, जरा आम आदमी के लिए समझाइए, ऑक्सीजन कोविड मरीज को कब देनी होती है और कैसे जान बचाती है? तो सिंपल है मानक जी, जब भी ऑक्सीजनेशन 4-5वें दिन बुखार के बाद जब भी मात्रा ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा 94% पे आने लगती है,
तब हमें ऑक्सीजन लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो शरीर स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ता है और शरीर बैठ जाता है। अगर यही 90 पे ऑक्सीजन लग जाए तो शरीर को सपोर्ट मिल जाता है उस कोरोना की लड़ाई में, और धीरे धीरे बॉडी 70-80%, 90% लोगों को लड़ाई करते हुए कोरोना को मात दे देती है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कोरोना शरीर को हरा देता है। तो आप देखिए, ऑक्सीजन इसलिए जरूरत है कि वो 5 से 6 दिन निकालना आवश्यक है, जहां पे शरीर अपने आप को बढ़ा रहा है कि वो कोरोना को हरा पाए। मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये है, मानव जी, एक और चीज समझ लीजिएगा, आपके शो पे बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, कि आज प्राइवेट अस्पताल में एक बेड पे 8-8 लोगों की सिफारिश है। 8-8 लोगों की सिफारिश है, वो पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके सब लोगों की, डॉक्टर फ्रेटर्निटी की, सबकी की इसका बेड देख लीजिए। तो आप सोचिए, जिसकी जान पहचान नहीं है वो कहां जाएगा। इस बात को भी गंभीरता से सोचिएगा। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल सही है डॉक्टर भार्गव। और लेकिन ये तो इंसान का नेचर है ना, सोसाइटी में यही तो होता है डॉक्टर भार्गव। हमें भी पता है कि यहां पर सब बराबर नहीं है। सबको जरा स्क्रीन पर लाइए, नेताओं को भी लाइए। हम तो खुद देख रहे हैं, पब्लिक लाइफ में आप भी हैं डॉक्टर भार्गव, सब जानते हैं। अपनों को बचाने के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा देता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई और हो, बड़े लोग हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, समाज के बड़े बड़े लोग अपनों को बचाने के लिए जोर लगाते ही हैं। पर मानव जी, सिस्टम कहां है? क्या NHS में ऐसा होता था क्या? क्या अमेरिका में आप कॉल करें ट्रंप को कि मुझे बेड दिला दो, ऐसा होता है क्या? इटली में ऐसा हुआ था क्या? अब वही बात है। अब हिंदुस्तान की तुलना अगर आप सीधे यूरोप से और अमेरिका से करने लगेंगे डॉक्टर भार्गव, खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर बहस करेंगे। पर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर भार्गव आपने कहा है कि आम आदमी जिसका कोई कहीं कनेक्शन नहीं है उसका क्या हाल होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऑक्सीजन को लेकर यह किल्लत जो हुई है, प्रियंका गांधी भी पूछ रही हैं, ऑक्सीजन है लेकिन आपने उसे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का इंतजाम नहीं किया क्योंकि आपने फरवरी में ही लड़ाई जीत ली, ये घोषणा कर दी थी, ये मानकर बैठ गए थे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मानस जी, प्रियंका गांधी क्या पूछ रहे हैं वो अलग विषय है, और वो मोदी जी से पूछ रही है, वो उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं पूछ रही है, भूपेश बघेल से क्यों नहीं पूछ रही, जहाँ के आपने अभी हाल दिखाए योगी जी से पूछ रही है। ठीक बात है, योगी जी से पूछना चाहिए उन्हें, वह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। योगी जी से प्रश्न करें, ठीक है, लेकिन हर प्रश्न का केंद्र सरकार पे डालना, मुझे लगता है कि मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार पे डालने से कुछ नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र के नासिक में फेलियर हुआ तो इसमें गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट गई है। सुन पा रहे हैं गोपाल जी? नहीं, आपकी आवाज में दिक्कत है। गोपाल अग्रवाल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था, पता नहीं कितनी बात गई जनता तक, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी चीजों को केवल केंद्र सरकार पे डाल देना। प्रियंका गांधी प्रश्न पूछ रही है मोदी जी से, वह प्रश्न पूछे उद्धव ठाकरे जी से नासिक में हुई त्रासदी को। आपने छत्तीसगढ़ की दिखाया, उसमें भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पे प्रदेश सरकारें हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश में हैं और योगी जी से पूछती हैं प्रश्न, हम भी पूछते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली आप कंट्रीब्यूट करें, क्राइसिस है, लेकिन मैं यह चीज बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं है। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदेश सरकार के ऊपर है। हॉस्पिटल की कमी हो रही है, वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, यह सब चीजें प्रदेश सरकारों को देखनी चाहिए। हाँ, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारी कंपनियों को प्रोडक्शन की मंजूरी दी है, बाहर से 50,000 लीटर का ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। समस्या विकट है, लेकिन पैनिक क्रिएट करने से क्या होता है, जैसे आप लूट देख रहे हैं या कई जगह पे दमोह में है, ये इस तरह से लोग जो हॉस्पिटल, आपके अभी डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बताया, लोग हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाई करके बैठ गए, तो इससे पैनिक करने से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, क्राइसिस है, किसी ने भी एस्टिमेट नहीं किया, ना प्रदेश सरकारों ने, केंद्र सरकार ने या हेल्थ एक्सपर्ट ने, कि इतनी बड़ी सेकेंड वेव आएगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी।
तो इस लेकिन गोपाल क्राइसिस कृष्ण को अग्रवाल, प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने फरवरी में ही अपनी जीत घोषित कर दी और उसी वजह से आज हम इस हालत में हैं। आप किसी की बात नहीं सुनते, आप एरोगेंस में किसी की बात नहीं सुनते और इसीलिए आज हम इस हालत में हैं। आप मनमोहन सिंह की बात भी नहीं मानते। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आप वैक्सीनेशन को खोल दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट को खोल दीजिए। वही तो किया है, पहले से सरकार वही सोच रही थी। उन्होंने जिस तरह से और रेमडेसिविर वगैरह के लिए बारे में कहा, तो मनमोहन सिंह जी के सारे सजेशंस जो चीज मानने के लायक हैं, जो चीजें हैं, उसको सरकार इनकॉर्पोरेट करके कर रही है। अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अभी एक सेकंड रुकिएगा, अभी तक नहीं मान रही थी ना, इसीलिए तो अभिषेक दत्त गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रियंका गांधी को सिर्फ मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। अभिषेक दत्त करूंगा भारतीय जनता प्रवक्ता से कि मुझे लगता है उनका टर्म आते आते अभी 10 से 15 मिनट आपकी डिबेट पे लग जाएंगे। आप कृपया करके एक बार मनमोहन सिंह जी का लेटर पढ़िएगा, केवल बोलिए मत, पहले पढ़िए और समझिए उन्होंने किन 5 मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री जी को सचेत। उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा था कि 45 साल से ऊपर और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसके लिए तो वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, परंतु 45 के नीचे जो हमारी देश की सबसे बड़ी आबादी है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने ये बात करी है कि स्टेट्स के पास जीएसटी की कलेक्शन कम हो गई है, उनके पास पैसे नहीं है, वो फाइनेंसिंग किस तरीके से होगी। उन्होंने ये बोला है कि एक प्राइवेट जो एक कंपनी जो वैक्सीन दे रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए में, स्टेट गवर्नमेंट को 450 में और 600 रुपए में प्राइवेट अस्पताल को कीमतें दे रही है, इसकी कमी कौन भरेगा। उन्होंने ये बोला है कि जिन कंपनियों से आप वैक्सीन इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या वो आपकी बातों को इंपोर्ट कर पाएगी। और साथ में सबसे बड़ी बात, वो इंपोर्ट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उन्होंने कंपल्सरी लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात करी है और लास्ट चीज जो उन्होंने सबसे बड़ी बात करी है, उन्होंने करी है फाइनेंसिंग ऑफ दीज वैक्सीन कंपनीज की। प्रॉब्लम प्रोडक्शन की है, प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लेटर को एक बार पढ़िएगा और फिर से 15 मिनट बाद हम उस लेटर के ऊपर चर्चा कर लेंगे। केवल एक लाइन बोल के कि हमने मनमोहन सिंह जी की बात मान ली है, ये मुझे लगता है सही नहीं है। रही बात ऑक्सीजन की, मानिक जी हम समझे ऑक्सीजन की जो एक्सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो शिवराज सिंह चौहान जी की है, ना वो खट्टर जी की है, ना वो भूपेश बघेल जी की है, ना वो ठाकरे जी की है। आप देखिए पिछले 1 साल में एक्सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने डबल कर दिया है, यानी कि जब 4,502 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट 2019-20 में होता था, पिछले साल हमने 9,294 हमने ऑक्सीजन को डबल कर दिया है। आपने शो में बड़ी अच्छी बात करी कि 7,127 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है। अब इशू समझिए, आज पूरे लॉकडाउन के 14 महीने बाद सरकार ने एक स्टेप ये लिया है कि जो नाइट्रोजन के ट्रक्स हैं जिसके माध्यम से आप ऑलरेडी जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हो, आप अब जाके उनको यूज कर रहे हो सिनर्जेटिक ट्रक के साथ में। हमने डिमांड रखी कि आप हॉस्पिटल के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑक्सीजन स्टोरेज की क्यों नहीं करी। 14 महीने का लॉकडाउन आपके पास था। 14 महीने पहले जब आपने लॉकडाउन अनाउंस करा तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा था इस समय व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके बीजेपी के प्रवक्ता से कि 14 महीने में जो पीएम केयर का जो उन्होंने टेंडर करा, जिस टेंडर के अकॉर्डिंगली 150 अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट बनने थे, उन प्लांटों पे तक आप बात नहीं कर पाए। अक्टूबर का टेंडर है, आज तक वो टेंडर लाइव नहीं हुआ। तो बड़ी शर्म आती है ऐसे दृश्य देख के। और मानक भाई मैं आपको एक दृश्य कल दिल्ली का बताना चाहता हूं। एक साउथ दिल्ली के अस्पताल में आईसीयू के बेड खाली होने की खबर आई। पेशेंट को परिवार ने जाके जबरदस्ती आईसीयू के बेड में लेटा दिया, पूरी रात वो हंगामा हुआ अस्पताल में। ये सब चीजें हमारे देश में, भले किसी का भी प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, केजरीवाल जी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। इसके लिए प्रावधान तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वाजपेयी जी जवाब दीजिए, वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं मुझे तो जवाब दीजिएगा। ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार? पिछले 14 महीने 12 महीने में क्या सारी तैयारी की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की थी या आप राज्यों पर भी डालेंगे? नहीं, सारी जिम्मेदारी हमारी है। ये इनके हिसाब से सारी जिम्मेदारी मोदी जी की है और सिर्फ मोदी जी की है। यही तो कर रहे हैं ये लोग। देखिए इनके नेता तंज कसते हैं
राहुल गांधी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी तंज कसती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लेटर का हवाला दे रहे हैं। तो उसमें जो बातें कही गई है वो हम पहले ही कर चुके हैं कई बातें। तो सुनिए एक सिंपल सवाल पूछिए ना, आप सुनोगे नहीं। आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जिम्मेवारी ये है कि माहौल को सुनिए। अरे आप अस्पताल सुनिए तो सही ना, ये कौन सी डिबेट हो रही है? आप तो नहीं बोले, अब सुनिए, आप सुनिए ना जवाब। हालात इस वक्त क्या है, मैं यही कह रहा हूं कि हालात देखिए क्या है इस वक्त, और आप तंज कसे जा रहे हैं। आप अब पे सवाल किए जा रहे हैं कि ये वक्त किस चीज का है। ये वक्त है जनता को समझाने का, ये वक्त है साधन मुहैया कराने का। देखिए अगर पॉइंट टू पॉइंट जवाब मैं दे सकता। अरे भाई सुनेंगे तो कैसे होगा, क्यों घबरा रहे हैं? सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए नहीं सब परेशान है, यही हम कह रहे हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं और इस वक्त हालात को, केंद्र को और राज्य सरकार को आपस में लड़ने का समय नहीं है कि वैक्सीन नहीं है या वैक्सीन नहीं दी जा रही। ये बात सही है कि मैनेजमेंट राज्यों को कर रहा है, केंद्र सरकार को मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करानी है नंबर 1, केंद्र सरकार को ऑक्सीजन उपलब्ध करानी है नंबर 2, केंद्र सरकार को जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई हुई है 41 मेंबर की और 43 मेंबर कमेटी एक अलग से बनाई है, वो राज्य सरकारों में विजिट जाके उनको एडवाइस कर रही है। देखिए क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है कि हमने ये कहा आपने ये नहीं माना। जितना भरसक प्रत्यारोप केंद्र सरकार अपने फर्ज निभा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर है और ये मिसमैनेजमेंट अगर हो पा रहा है तो ये राज्य सरकारों के ऊपर है और इसको आपको ठीक करना चाहिए, क्योंकि जनता भारत की जनता है, केंद्र की भी जनता है, राज्य सरकार की भी जनता है। कमी अगर मान लो दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, हमने रातों रात इंतजाम करके पहुंचा दिया, सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच गई है। बिहार को 15,000 मीट्रिक टन हमने पहुंचा दी। तो देखिए कोई कमी थोड़ी छोड़ी जाएगी। केंद्र सरकार अपने फर्जों को पूरी ईमानदारी के साथ और सेंसिटिव गवर्नमेंट होने के नाते, सेंसिटिव प्रधानमंत्री होने के नाते पूरी जिम्मेदारी में वाजपेयी जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं राज्यों की भी जिम्मेदारी है, कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल, राज्य की जो जिम्मेदारी है वो राज्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा और यही कारण है कि चाहे हॉस्पिटल बेड की बढ़ाने की बात हो, जो बाकी जिम्मेदारियां कोरोना की प्रबंधन को लेकर राज्य कर रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को खुद अपने हाथ प्रबंधन लेकर कर रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। अब देखिए अगर ऑक्सीजन की ही बात करें तो पिछले 7 दिन से लगातार अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार के संपर्क में वो कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमियां हैं, ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। हालात ये हुई कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट की नोटिस के बावजूद ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हुई। हालात ये हो गई कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे के स्टॉक रह गए। फिर पब्लिक अपील करनी पड़ी स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को कि भाई दिल्ली के अस्पताल में बहुत बड़ी क्राइसिस है, आप ऑक्सीजन की उपलब्धता को कराइए। देखिए मेरा ये कहना है कि आप ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो या मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन हो, और हर जगह जहाँ जो जिम्मेदारी है सब समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता सबको मिलकर काम करेंगे तभी इस पैंडेमिक से हम लोग लड़ पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप बाद में तय होगा, खूब विश्लेषण हम कर लेंगे, लेकिन जिनकी जो जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी ठीक से निर्वहन नहीं करेंगे। अभी मैं आपका ही ये भी देख रहा था, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन लूट लिया गया। किसने लूट लिया ऑक्सीजन को? उल्टा हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि हरियाणा से ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे आप, उत्तर प्रदेश से योगी सरकार नहीं आने दे रहे हैं। तो इस तरह से अराजकता अगर हो जाएगा तो फिर कैसे हॉस्पिटल से हम ऑक्सीजन को दे पाएंगे? फिर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना, वो तय करेंगे ना कि हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। 320 मीट्रिक टन हमें मिलता था, 700 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है और 320 से भी कम है। कल हमें 275 ही मिला है। मानक जी गलत दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो बोलिए डॉक्टर भार्गव के बजाय जिम्मेदारी तय करके केंद्र सरकार को गार्जियन भूमिका करके सेंटर की लड़ाई में कॉमन आदमी दिख रहा है। कभी स्टेट कहता है मेरा काम है, कभी कहता है सेंटर मेरा काम है। जितने भी विपक्ष और पक्ष के लोग बैठे, क्या वो लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं? क्या एम्स की लाइनें खराब है, LNJP की लाइनें खराब है?
क्या लोग वैसे परेशान है? आप कहते हो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, आप कहते हो टैंकर है, कौन गलत है? अरे जमीनी हकीकत तो हालत देखिए, हालत में लोग मर रहे हैं। 35 साल का आदमी, किसी की शादी होने वाली थी, 22 साल का आदमी मर गया कल, एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी, और आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। कभी सेंटर, गोपाल अग्रवाल जी कह रहे सेंटर सब कुछ कर रहा है, वाजपेयी जी कह रहे सेंटर सब कुछ कर रहा है, दूसरा कह रहे स्टेट सब कुछ कर रहा है, तो गलती कहाँ है? लोग पागल है। अरे हम लोगों ने आपको चुना है, समझिए इस बात को। डॉक्टर भार्गव को लाइए जरा स्क्रीन। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और आप राजनीति कर रहे हैं। आप देश विदेश की बातें करते हैं, आज आप हास्यास्पद है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देखिए, लोग हंस रहे हैं आप पे, और आप लड़ाई कर रहे हैं। अरे पब्लिक की सोचिए सर, वो वोट करती है। डॉक्टर भार्गव को लाइए स्क्रीन लाइए डॉक्टर भार्गव को। डॉक्टर भार्गव, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि आप तो पेशेंट्स देख रहे होंगे, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है डॉक्टर भार्गव? रात के 2-2 बजे तक 250 कॉल कल अटेंड करिए, 250 कॉल। 18 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, 35 साल का बच्चा, आप कह रहे हो वैक्सीनेशन है। आज वैक्सीन खत्म है गुरुग्राम में, आपको पता है वैक्सीनेशन हो नहीं रही। आप जमीनी हकीकत पे कहा है, आप सिर्फ आंकड़े दिखाते हैं सब, सारे के सारे पक्ष विपक्ष, किसी को जनता की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भार्गव को लाइए स्क्रीन पर, बोलिए डॉक्टर भार्गव, बोलिए। जनता मर रही है, और आप सबकी सब नेतागिरी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी की चल ऑक्सीजन है, हमारे पास बेड है, तो मानव जी कौन मर रहा है? कौन अस्पतालों में खड़ा है? व्यवस्था इतनी अच्छी है तो लोग क्यों खड़े हुए सड़कों पे? अरे पूछिए, सच्चाई तो आपको सच्चाई बोल दीजिए। जो लोग मर गए, 1500 लोग रोज मर रहे हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप है। और आप सबको एम्स मिल जाएगा, आपको अच्छे अस्पताल मिल जाएंगे, आप जाके मेदांता फोर्टिस से भर्ती हो जाएंगे। वो गरीब मरीज क्या करेगा? छोड़िए इस राजनीति को, सिस्टम को सुधारिए, सिस्टम को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, और मैं दर्द आपका समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी जो चारों तरफ देख रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, इसका जवाब दीजिए ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये कहकर आप इतना कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती ना कि हम सब कर रहे हैं और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालात तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक चीज यहाँ पे पूछना बस चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 14 महीने से पहले ये कोविड की त्रासदी शुरू हुई थी, केंद्र सरकार ने और तैयारी क्यों नहीं की? 14 महीने बहुत सारी तैयारी की थी। अभी मैं वो सारी चीजें लिस्ट नहीं लेता चाहता, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी ने परसों क्यों पत्र लिखा? 1 साल पहले क्यों नहीं ये पत्र लिखा? तो वर्तमान स्थिति को देख के किया ना। तो वैसे ही केंद्र सरकार भी जैसी स्थिति देख रही थी, वैसे उस हिसाब से तैयारी कर रही थी। आज ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है, पहले 1000 मैट्रिक टन डेली कंजम्पशन होता था, हमने 15 दिन में 4000 से ऊपर मैट्रिक टन का सप्लाई शुरू किया, और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब पहले पूछ रहे बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर दिया? अरे हर चीज प्रोडक्शन हिंदुस्तान में इतना है, स्टोरेज कैपेसिटी हर चीज की एक लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं होता अनलिमिटेड स्टोर आप करके रख सकते हैं जितनी स्टोर। तो एक्सपेक्टेशन, दिल्ली सरकार आप वाले कह रहे हैं कि 7 दिन से हमने कहा, तो 7 दिन पहले ही क्यों कहा? 6 महीने पहले क्यों नहीं इन्होंने कहा कि हमारे को ऑक्सीजन की इतनी जरूरत होगी? तो इन्होंने भी वर्तमान स्थिति का इन्होंने भी तो आकलन नहीं किया। तो अपनी जिम्मेदारी को भी केंद्र पे डाल देना, सब चीजों को डाल देना। हम तो कह ही रहे, प्रधानमंत्री कह रहे, हम कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने का ना गोपाल जी, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। कम से कम आप केंद्र सरकार की तरफ से इतना तो मान रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल कि आपसे भूल हुई। केंद्र सरकार ने फरवरी में कोरोना पर जीत का जो ऐलान कर दिया और बैठ गए निश्चिंत होकर, आप अपनी गलती मान रहे हैं ना? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे अभी दूसरी लहर आएगी जो यूरोप में आ चुकी है, और हम बैठ गए। नहीं, इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी लहर आएगी, इस तरह की स्थिति होगी। और उसमें अपोजिशन ने पैनिक क्रिएट किया सोशल मीडिया में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके जो लोग हैं, ये पैनिक क्रिएट करके लोगों के अंदर क्राइसिस को और सैबोटेज कर रहे हैं, क्राइसिस को और बढ़ा रहे हैं। इतना मेरा ओके अभिषेक दत्त, अभिषेक, गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी लहर आएगी। अगर आपको पता था, मनमोहन सिंह को पता था, तो क्यों नहीं उन्होंने 6 महीने पहले ये कहा कि भाई ये लहर आने वाली है, तैयारी कर लीजिए? मेरे को कई बार ये सोच के शर्म आती है कि एक डॉक्टर ऑन पैनल बैठा है जो बहुत इमोशनल और फैक्चुअल बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। परंतु पॉलिटिकल बात करना इसलिए जरूरी है कि जब ये प्रवक्ता आके टीवी पे झूठ बोलते हैं, मार्च 2020 यानी कि पिछले साल
एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो कि मोदी जी के अधीन अंडर काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट ने स्पष्ट करा कि हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन पर हम ध्यान दें, पहला बात। दूसरी बात, उन्होंने 14 स्टेट्स के नाम लिए, जिसमें से दिल्ली भी एक स्टेट है, कि इन स्टेट्स में आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है, मुझ पर भी ध्यान दें। तीसरी बात, राहुल गांधी जी ने नमस्ते ट्रंप से पहले लगातार ट्वीट के माध्यम से पार्लियामेंट चल रही थी, तभी भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी पेंडेमिक हमारी कंट्री को हिट करेगा, उसका इकोनॉमिक हमारा लॉस होगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, हमको नमस्ते टोन लगाना चाहिए, हमको व्यवस्थाओं पे काम करना चाहिए। लगातार उनके सीरीज ऑफ ट्वीट है, पहली बार नहीं करा, मनमोहन सिंह जी ने हमेशा करा। अब अगर मनमोहन सिंह जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और यही प्रियंका गांधी जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू ओपन हिमसेल्फ। अगर प्रियंका जी ने क्या बोला कि आप ऑपोजिशन से बात कीजिए, आप डॉक्टर से बात कीजिए, आप एनजीओ से बात कीजिए, आप उनसे समझिए, आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है, आपकी लड़ाई कोरोना वायरस से है। अगर मनमोहन सिंह जी आपको अच्छी सलाह देते हैं, उसको मानिए, नहीं मानना तो आप अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी के थ्रू एक ऐसा घिनौना लेटर मत टाइप कीजिए, आप उस लेटर को साइड में कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि हम आपको कंट्री को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें वैक्सीन फॉर ऑल, तो वो कंट्री को सुरक्षा करने के लिए। वाजपेयी जी वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, इतना तो वाजपेयी जी मान लीजिए ना। बार बार सिर्फ राजनीति, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, राज्यों का है, कांग्रेस का ये है, इतना तो मान लीजिए ना कि हमने पहले से जो विक्ट्री अपनी डिक्लेयर कर दी थी और उसी का नतीजा है कि आज हम यहां बैठे हैं। अरे नहीं, कोई विक्ट्री डिक्लेयर, ये रिकॉर्ड की बात है कि फरवरी आते आते तक कोरोना डाउन जा रहा था, बिल्कुल केसेस कम हो गए थे। एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देख लीजिए, एडवाइजर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, कोरोना की ये सेकंड वेव आई थी, ये किसी ने नहीं सोचा था। इतनी वाजपेयी जी एक सेकेंड, ये मत कहिए किसी ने नहीं सोचा था। एक्सपर्ट्स तो वार्न कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। यूरोप में, अमेरिका में आई ना सेकंड वेव, डॉक्टर सेठ कल आपके पैनल पे थे। एक सेकंड, डॉक्टर सेठ कल, मैं क्या कह रहा हूं, डॉक्टर सेठ आपके चैनल पे कल आए थे, उनका ये व्यू था। आज ये डॉक्टर भार्गव बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 10 गुना ज्यादा वेव आ गई, ये किसी ने नहीं सोचा था। और गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं, जो 21 मेंबर की कमेटी बनी हुई है, नेशनल टास्क फोर्स, जो हर बात का डिसाइड करती है, कुछ भी नहीं सोचा था इतना। लेकिन उसके अगर मान लो आ गई है और जो हालात दिख रहे हैं, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पार्ट पे कोई जरा सी भी चूक नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए। फिर वाजपेयी जी प्लीज, मैं कुछ समझने का प्रयास नहीं कर सकता। वाजपेयी जी कुछ समझने का कोई प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि जब अपने चारों तरफ सब लोग सिर्फ और सिर्फ हाहाकार, चीत्कार, चीख पुकारें, मौत, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, आईसीयू की कमी, दवा की कमी, ये सब देखता है, तो कौन समझने की कोशिश, क्या समझने की कोशिश करेगा? और जैसा राहुल भार्गव कह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं उनका दर्द और उनका गुस्सा। यही गुस्सा आम आदमी में भी है, डॉक्टरों में भी है। कोई मतलब नहीं है किसी को किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी नहीं थी। जो जमीन पर हो रहा है उससे हम सबको मतलब है, इसीलिए ये बहस हुई है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, और उम्मीद है कम से कम अब राज्य और केंद्र सरकारें, सारी पार्टियां मिलकर काम करेंगी, और ये जो कमी हो रही है कम से कम इलाज में, ऑक्सीजन की, दवा की, बेड की, आईसीयू की, कम से कम इसको ठीक कर लें हम फिलहाल। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जा रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।